स्वागत है आपका नादिर टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जानकारी इस वक्त मिल रही है गुना से। 3 पुलिसकर्मियों की मौत के मामले में इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आई है। जानकारी मिल रही है 2 आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। अभी अभी अपडेट आई है 5 में से 3 आरोपियों को कल ही एनकाउंटर में मार गिराया गया था और 2 आरोपी अब अभी अभी अपडेट मिल रही है शॉर्ट एनकाउंटर में मारे गए हैं। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान हालांकि नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार सोनू खान और जिया खान, जो 5 में से 2 और प्रमुख आरोपी थे, वो शॉर्ट एनकाउंटर में मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि कोर्ट ले जाते वक्त पुलिस की गाड़ी पलटी और मोरनी जंगल के पास से जब ये गाड़ी गुजर रही थी उस वक्त जैसा कि जानकारी मिल रही है कि आरोपियों ने गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की और पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। अब इस बीच ये दोनों आरोपी जंगल में भागने की कोशिश करने लगे, जिस बीच आरोपियों को रोकने के लिए पुलिस ने पैर पर गोली चलाई। ग्वालियर एडीजी डी श्रीनिवास वर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा एडीजी डी श्रीनिवास वर्मा ने। आज एक घटनाक्रम में जो पुलिसकर्मियों के साथ हत्या करने वाले जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर जिया और सोनू को गिरफ्तार किया गया था। उस गिरफ्तारी में उन्होंने एक सूचना मेमो दिया था जिसके तहत उनके द्वारा ये बताया गया था कि जानवर के कुछ पार्ट्स शरीर के और हथियार मालोनी के जंगल में है। आरोन के पास जो जंगल है वहाँ पर है। वहाँ पर शासकीय वाहन से उनको ले जाया जा रहा था सुरक्षा, पर्याप्त सुरक्षा के साथ। परंतु एक घाटी का एरिया आने पर जो जिया है इसने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने का प्रयास किया, जिससे गाड़ी डगमगाई और एक तरफ उतर गई। इसके बाद इसने भागने का प्रयास किया। जैसे ही गेट खुला तो दोनों ने भागने का प्रयास किया और जैसे ही ये भागने लगे तो पुलिसकर्मियों ने दौड़ के पीछा किया। काफ़ी पीछा करने पर ये नहीं रुके। पुलिस द्वारा उनको चेतावनी दी गई कि वे रुकें, परंतु वो नहीं रुके। तो उसके ऐसी स्थिति में आकस्मिक स्थितियाँ ऐसी हो गई थी, गंभीर मामलों के अपराधी थे, पुलिस द्वारा फायर किया गया। तो इसमें उनको पैरों में गोली लगी, जिससे कि वो पुलिस के नियंत्रण में आ सके। अभी वो ठीक हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। इस प्रकार का कृत्य उनके द्वारा जो किया गया है उस पे से 353, 332, 224, 393, 186 आईपीसी के तहत प्रकरण आरोन थाने में दर्ज किया गया है और इसकी विवेचना अभी की जा रही है। चलो, आप सुन रहे थे ग्वालियर के डीजी डी श्रीनिवास को, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी किस तरह से घटना हुई। और ये मोरनी के जंगल की वो तस्वीर है जहां पर यही वाहन था जिसमें दोनों आरोपियों को इसी वाहन से ले जाया जा रहा था, जिसमें पुलिस के अनुसार जो आरोपी थे जिया खान और शानू, इनको इसी वाहन से पुलिस ले जा रही थी और इसी बीच मोरनी जंगल के पास इन आरोपियों ने गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाने की कोशिश की, जिससे वाहन असंतुलित होकर सड़क से उतरकर खंती में जा घुसी। जिस बीच इस मौके का फायदा उठाकर ये दोनों आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में इनके पैरों पर गोली चलाई थी। दोनों इस वक्त घायल हैं और ये मोरनी जंगल से तस्वीरें हैं। चलिए, हमारे साथ ब्रिजेश चौकसी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, जो गुना में जो शिकारियों का ये जो मामला है पूरा, उसमें अभी तक 3 एनकाउंटर हो चुके हैं और जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो भी शॉर्ट एनकाउंटर में अब घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर हालांकि कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं ये कुछ विकास दुबे जैसा ही मामला था, जिसको लेकर प्रदेश भर में चर्चाएं हुई। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, हमेशा पुलिस पर संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। जहाँ तक विकास दुबे का आपने जिक्र किया, विकास दुबे के मामले में आज तक किसी भी जांच एजेंसी ने, कोर्ट ने कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई है इसको उसको फेक एनकाउंटर कह सकते हैं। नहीं तो बाकायदा
हम देखते हैं कि यदि फेक एनकाउंटर होता है तो मामला दर्ज हो जाता है पुलिस पर। इस मामले में आप 60 एनकाउंटर को यदि संदेह की नजर से देखेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें आपको संदेह इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि 60 एनकाउंटर हुआ है। यदि पुलिस की मंशा उनको मार गिराने की होती तो जाहिर तौर पर वो सीधे गोली मारती और इस तरह के व्यू रचना नहीं करती, क्योंकि वो भी आगे जाके अपना मुंह खोल सकते हैं, अदालत को बता सकते हैं कि हमें जबरन पुलिस ने मारा है, हमारे पैर में गोली मारी है, हम भागना नहीं चाहते थे। तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी पुलिस? जो कहानी बताई जा रही है निश्चित तौर पर उस पर शक नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से गाड़ी पलटना जरूरी नहीं है, जो कहानी बताई है पुलिस ने, जिस कहानी की एडीजी ने, एसपी ने पुष्टि की है कि बाकायदा दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस की गाड़ी जा रही थी, लेकिन रास्ते में उन्होंने जब उनको लगा होगा कि बाकी के साथियों का एनकाउंटर होगा तो निश्चित तौर पर उनको डर होगा, एक कोशिश कर रहे होंगे वो कि भाग सकते हैं हम भी, शायद बच जाएं, नहीं तो पुलिस हमारा भी कहीं जंगल में एनकाउंटर ना कर दे। इस वजह से उन्होंने भागने की कोशिश की होगी। जैसा कहा जा रहा है कि एक ने, उनमें से एक साथी ने स्टीयरिंग पकड़कर मोड़ दी तो जो सड़क से गाड़ी उतर गई जंगल में, और दूसरे साथी ने, वहां जो सब इंस्पेक्टर बैठा था, उसकी पिस्टल छीनने की कोशिश की। जब वो उसमें सफल नहीं हुए तो गाड़ी से कूदकर भाग गए। भागने लगे तब उन पर पैरों में गोली मारी गई। आमतौर पर यदि आप देखिए कि पुलिस आधा इनकाउंटर क्यों करेगी, 60 इनकाउंटर क्यों करेगी? यदि पुलिस को उनको मार गिराना ही था तो सीधे गोली मारती जब वो भाग रहे थे और जब पुलिस वाले भी घायल हो गए। लेकिन इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी पुलिस? इसलिए 60 एनकाउंटर पर इसका संदेह नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है कि जो दोनों आरोपी हों वो खौफ में इतने हों कि पुलिस उनको मार सकती है, क्योंकि पुलिस वालों को उन्होंने मारा है, उनके साथियों ने मारा है, इन्होंने साथियों ने मारा है, सबने मिलकर मारा था, तो इसकी वजह से एक डर हो और उन्होंने भागने की कोशिश की हो। इस दौरान 60 एनकाउंटर हुआ। दोनों सुरक्षित हैं, अभी उनके बयान होंगे, जांच होगी 60 एनकाउंटर की भी, तो निश्चित तौर पर इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई शक या संदेह होना चाहिए। अभिषेक, पीछे जाना चाहेंगे, इस घटना को लेकर कई ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से जहां पर ये घटना हुई और जिन हालातों में हुई, जहां पर वन रक्षकों को होना चाहिए था वहां पर रात के 3-4 बजे पुलिसकर्मी पहुंचते हैं। इसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे क्या हालात बने कि पुलिसकर्मियों को जाना पड़ गया। उस पर भी अभी तक पर्दा नहीं उठाया है और दूसरी तरफ इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति भी देखने को मिल रही है। देखिए, सियासतदारों का काम है सियासत करना, लेकिन यदि पुलिस को कोई सूचना मिलेगी, चाहे वो किसी भी मामले की हो, पुलिस वहां पर जा सकती है। यदि पुलिस को घटना की सूचना है कि वहां शिकार हो रहा है तो निश्चित तौर पर पुलिस का काम है कि उसको जाना चाहिए वहां पे। अब इससे कोई इस बात की घटना को तो नहीं कह सकता है कि इंकार कर सकता कि ऐसी घटना हुई थी, जबकि वहां पे बाकायदा शिकारियों का वो मिला है। पुलिस की मंशा जो भी रही हो, लेकिन वो एक क्राइम को रोकने गए थे, अपराधियों को पकड़ने गए थे, और उनमें एक निगरानी शुदा बदमाश है जिसकी हिस्ट्री खुली हुई है थाने में। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इस बात पर संदेह उठाना चाहिए, इस बात पर सवाल उठाना चाहिए कि पुलिस की मंशा क्या थी। अब तमाम तरह की आप मंशाएं जाहिर कर सकते हैं, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उसको आप, उनकी शहादत को इस तरह से ना लिया जाना चाहिए कि वो यदि किसी और मकसद से गए हों। मकसद जो भी हो, पुलिस तो जाएगी ना जब क्राइम की सूचना मिलेगी। यदि कोई वन विभाग में या वन क्षेत्र में अपराध की सूचना मिलेगी तब भी जाएगी। तो और वन विभाग का अमला हम वैसे भी देखते हैं कि कई बार जब शिकारियों से मुठभेड़ होती है तो वन विभाग के अमले को बंदूकें जरूर दी गई हैं, लेकिन बाकायदा उनको चलाने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं और वन विभाग का अमला यही वजह रहता है कि पीछे हट जाता है। क्योंकि ये शहर से, थाने क्षेत्र से लगी हुई घटनाक्रम था, इस वजह से सब इंस्पेक्टर को सूचना मिली होगी तो वो चले गए होंगे। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, जिसके बाद में बाकायदा शिकार और शिकारियों का पता चला है, शिकार वहां मौजूद मिला है, तो इससे पता चलता है, बाद में भी ये खुलासा हुआ कि इन लोगों का बाकायदा काम था कि इस तरह से शिकार करते थे और सस्ते दाम पर बेचते थे 300 रुपए किलो के हिसाब से। तो लगातार वो शिकार कर रहे थे और अपराधी प्रवृत्ति के थे। लेकिन शायद पुलिस को ये अनुमान नहीं रहा होगा कि वो गोली भी चला सकते हैं, पुलिस पर भी हमला कर सकते हैं। ये निश्चित तौर पर उनके, ये अपराधियों के इस बात का वो दिखाता है कि वो कितने दुर्दांत थे और किस तरह से निडर थे और उनको पुलिस का भी भय नहीं था। तो सवाल तो क्या ही उठेंगे, हर इनकाउंटर के बाद उठते हैं हम, अभिषेक। लेकिन उनकी जांच में इस तरह की बातें आती हैं या नहीं आएंगी ये बाद में पता चलेगा, लेकिन घटना से कोई इंकार नहीं कर सकता। एक घटना तो हुई है, उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, और उस तरह की प्रतिक्रिया जो मुख्यमंत्री ने फ्री हैंड दिया है, हम ऐसी उम्मीद भी कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन ऐसे सख्त संदेश देना चाहेगा कि दूसरे अपराधी कम से कम इस तरह की पुलिस पर हमला करने का साहस ना कर सके। यदि पुलिस से ही डर खत्म हो जाएगा तो फिर आम लोगों से तो कोई वो ही नहीं है। आम लोगों को तो फिर वो सड़क पर, चौराहे पर, कहीं भी घर में घुसकर मार सकते हैं। यदि पुलिस पर कोई हमला कर रहा है, पुलिस पर गोलियां चला रहा है, तो एक तरह से ये चुनौती देना है पुलिस प्रशासन को कि हम आपसे भी नहीं डरते। तो इस तरह की प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए थी। 60 एनकाउंटर हुआ है, निश्चित तौर पर यदि
जो इनकाउंटर की बात की जा रही है, हालांकि जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, और एक तो मौके पर ही जो दोनों तरफ से फायरिंग हुई उसमें मौत हो गई थी, दूसरे की भी मौत हो गई थी रात में। तो वो इनकाउंटर पर अब जांच होगी, जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी, न्यायिक जांच होगी कि किस तरह का कहीं फेक इनकाउंटर तो नहीं था। लेकिन अभी से इस पर सवाल खड़े करना मुझे लगता है कि ये पुलिस के साथ नाइंसाफी होगी। जाहिर तौर पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना गलत होगा, क्योंकि अभी भी जो पुलिस ने कार्रवाई की है बीते 24 घंटे में वो सराहनीय है कि जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। लेकिन अब इसके एक राजनीतिक पक्ष पर देखें सर, तो कल ही वीडी शर्मा बयान देते हैं कि इसका ये मामला जो है राधोगढ़ से जुड़ा हुआ है और दिग्विजय सिंह पर उन्होंने निशाना साधा था। अब उसके बाद आज कांग्रेस ने जो है ट्विटर पर कुछ तस्वीरें जारी करते हुए कह दिया कि ये जो लोग थे तो इन नेताओं के साथ कई ऐसे नेता हैं जिनकी तस्वीरें साझा करते हुए ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके द्वारा संरक्षण मिल रहा था। तो अब कहीं ना कहीं इस मामले में बदमाशों को राजनीतिक संरक्षण का मुद्दा भी खड़ा हो गया है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? निश्चित तौर पर हम कल से ही देख रहे हैं किस तरह से उस पर सियासत हो रही है, क्योंकि राधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तहत ये आरोन आता है, गुना में आता है, जो दिग्विजय सिंह का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्षेत्र कहलाता है। कल वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया कि राधोगढ़ किले से उनको संरक्षण था, उनसे संबंध था। और दूसरे दिन आज हम देखते हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से बाकायदा ट्वीट किया है, फोटो जारी किए हैं सोशल मीडिया पर कि वो वहाँ के स्थानीय जो मंत्री हैं उनके साथ, सिंधिया जी के साथ उन पर आरोप लगाया है। तो राजनेताओं का क्या संपर्क रहता है, हम देखते हैं कि चुनाव प्रचार आता है, लगातार वो दौरे करते हैं, कौन व्यक्ति उनके साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है, कौन व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा है। सभा में तमाम तरह के लोग होते हैं, जब प्रचार में जाते हैं तब लोगों से उनके साथ वो फोटो खिंचवाते हैं, तो उनको फोटो खिंचवाने से मना नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ फोटो एक मिल जाना राजनेताओं के साथ, उसको हम संरक्षण की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन चूंकि सियासत है और सियासत में एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, यही वजह रही कि वीडी शर्मा ने आरोप लगाए, उनके आरोपों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिए। इन आरोपों को भी कोई गंभीरता से लेने वाला नहीं है। जो पुलिस को जो काम करना चाहिए था वो पुलिस काम कर रही है, लेकिन राजनेताओं को सोचना चाहिए कि गंभीर मामलों में, अपराध के मामलों में, ऐसे मामलों में कम से कम सियासत तो ना करें, एक दूसरे पे आरोप तो ना लगाएं, बल्कि खुले रूप से कह दें कि ना हमारा संरक्षण है। इसको ऐसे अपराधियों पर यदि कार्रवाई करने के बाद, जिस तरह से वीडी शर्मा ने आरोप लगाया, आप देखिए कि जयवर्धन सिंह का बयान आया, उसके बाद दिग्विजय सिंह का भी बयान आया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कौन व्यक्ति उनके साथ खड़ा होगा? यदि जो उनको साथ में भी होगा, जिनके फोटो भी खड़े होंगे, फोटो भी उनके साथ खींचे होंगे, वो भी आज उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अपराधी इस तरह का किया है कि जो उनके संरक्षक होंगे वो भी आज उनका संरक्षण नहीं कर पाएंगे। तो पहले किसने संरक्षण किया ये अलग बात है कि किस तरह का संरक्षण दिया जाता था, पुलिस ने कार्रवाई में किसने हस्तक्षेप किया। हो सकता है कि पुलिस ने उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, एक व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड आ रहा है, उस पर कार्रवाई अब क्यों नहीं हुई है, ये आगे जांच का विषय है। उस पर पुलिस को विचार करना चाहिए और खुलासा करना चाहिए कि किसके संरक्षण में, किसके कहने पर उस पर कार्रवाई नहीं की थी। यदि वो अपराधी था तो जेल में होना चाहिए था, उस पर बॉन्ड भराया था कि नहीं भराया था, उसको चेतावनी दी थी कि नहीं दी, उसको थाने में हाजिर कराया था कि नहीं कराया था, ये अलग दिशा की बात है और अलग जांच की बात है। इस पर जो जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई हो, और जो राजनेता उनको संरक्षण दे रहा हो, जिन्होंने मना किया हो, उस पर भी कार्रवाई हो आगे जाके। लेकिन सियासत तो देखिए हम कल से ही देख रहे हैं और आगे भी इस तरह की होती रहेगी। और ये पहला मामला नहीं है अभिषेक, इस तरह के जब भी मामले आते हैं हम देखते हैं सियासत होने लगती है। चाहे वो हम खरगोन का मामला देखें, उसमें सियासत हुई, चाहे हम नेमावर का मामला देखें, वहां भी सियासत हुई, सिवनी के मामले में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इससे कोई अपराध पर अंकुश नहीं लगता। तो राजनेताओं को सोचना चाहिए कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर वो जनता का कौन सा भला कर रहे हैं, इससे असल मुद्दों की तरफ क्यों ध्यान भटकाना चाहते हैं। असल मुद्दों पर बात करें, असल मुद्दों पर एक दूसरे पर कटघरे में खड़ा करें। यदि किसी के पास पुख्ता सबूत हैं, यदि सरकार के पक्ष से, यदि भाजपा के अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं, उनके पास पुख्ता प्रमाण है, यदि इनको संरक्षण दिया जा रहा था किसी कांग्रेस नेता की तरफ से, तो अब तक कार्रवाई करना चाहिए, उनको सहयुक्त बनाना चाहिए, उन पर संरक्षण देने के मामले में धाराएं लगाकर अपराध दर्ज करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये सिर्फ आरोप है, इसी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं तो आपके पास प्रमाण हो तो कार्रवाई कर दी जानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सियासी लाभ उठाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, और इस तरह के आरोपों पर आगे भी आप देखेंगे कि लगते ही रहेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है ऐसे आरोपों से। जनता भी अब समझ चुकी है कि ये सिर्फ आरोप है और सियासत चमकाने का एक जरिया मात्र है। अभिषेक ब्रिजेश जी, जैसा कि पुलिस की तरफ से जानकारी मिली थी कि इन शिकारियों ने पुलिस पर 8 से 10 राउंड फायर किया, तो इतनी भारी मात्रा में इनके पास हथियार थे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, शहरी क्षेत्र तो नहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो हथियारों की तस्करी है और हथियारों का जो निर्माण है, कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने में क्या पुलिस पीछे रह गई है? आप किस तरह से देखते हैं, क्या कारण है इसके पीछे कि इतनी भारी मात्रा में इतने युवा लोगों के पास ऐसे हथियार पाए जा रहे हैं?
निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि हिरनिया हथियार कांड हुआ था कि मध्य प्रदेश में भी जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, किस तरह से कुओं से हथियार बरामद हुए थे। एक तो हथियार माफिया होता है, जी मादक पदार्थों का माफिया होता है। आप देखिए तरह के माफिया होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। हथियार आप कहाँ से खरीदते हो, किस तरह से नेक्सस बना हुआ है, इस पर पुलिस को काम करना चाहिए। बाकायदा खुफिया जानकारी जुटानी चाहिए और इसके नेक्सस को तोड़ना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से हथियार आ रहे हैं, राजस्थान भी लगा हुआ है, राजस्थान से हथियार आए थे, कहाँ से उनके पास ये हथियार आए, और इसकी जांच होगी तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा गिरोह का खुलासा होगा। इस घटना के बाद से पुलिस को सबक लेनी चाहिए। जो एक बात तो आ रही है कि हथियार लाइसेंसी भी था उसमें, तो कैसे जी लोगों को सरकार ने या प्रशासन ने हथियारों के लाइसेंस भी दे रखे हैं, उसका भी एक बार फिर निरीक्षण होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए। किन किन लोगों को आपने हथियार दिए, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो दबंगाई करते हैं, उनके लाइसेंस जी से निरस्त करना चाहिए। जो हथियार की जो पॉलिसी है, जो स्टेटस सिंबल से बन गया है जी कि लोग हथियार ले लेते हैं फिर उनका दुरुपयोग भी करते हैं, उसके साथ साथ इस बात का भी पता लगाया जाना चाहिए जो आपने सवाल उठाया है कि जी हथियार आ कहाँ से रहे मध्य प्रदेश में और कैसे ऐसे अवैध हथियार हो सकते हैं। इसके लिए पुलिस को सक्रियता दिखानी पड़ेगी और खुफिया जानकारियां जुटाना पड़ेंगी ताकि इस तरह के नेक्सस को भी तोड़ा जा सके। हो सकता है कि बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में हथियारों की सप्लाई हो रही हो और ये किसी बड़ी घटना को बाद में अंजाम भी दे सकते हैं। हम देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो आप लाइसेंसी हथियार तो थानों में जमा करा लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी जी जब घटनाएं होती हैं तो अवैध हथियार आपके पास कई बार पकड़े जाते हैं। तो ये जी अवैध हथियार आते कहाँ से? कई बार पुलिस जब अपराधियों से अवैध हथियार पकड़ती है तो उसकी जांच भी करती है, उसकी तह तक भी जाती है, लेकिन वो इतनी लंबी कड़ी होती है कि पुलिस उसको असल अपराधी तक जो बेचता है या जो बनाता है उस तक पहुंच नहीं पाती है, उसी अपराध तक सीमित रह जाती है। तो मैं जी उम्मीद यही कर सकते हैं कि इस मामले में पुलिस सबक ले और तह तक जाए कि हथियारों का कारोबार कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है, ताकि उसको जड़ से ही खत्म किया जा सके। अभिषेक जी निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, विस्तृत जानकारी आपने दी। तो जाहिर तौर पर जो पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो सराहनीय है, लेकिन 3 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं और कल तक जिन परिवारों के ये भाई थे, बेटे थे, उनके परिवार वालों के लिए आज भी ये मानना लगभग असंभव सा है कि कल तक जो हमारे साथ था आज वो नहीं है। अपराधियों पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन उससे भी जरूरी बिंदु ये है कि आखिर ये घटना क्यों हुई, क्या वो कमियां थी जिन पर काम करने की जरूरत है, कहां पर चूक हो गई है, और इस घटना के पीछे चाहे वो हथियार के मामले हो, चाहे इंटेलिजेंस के मामले हो या सर्विलेंस के मामले हो, और वो कौन सी चूक है जिन पर काम करने की जरूरत है, इनको लेकर विचार करने की जरूरत है। अभी 2 अपराधी जो है शॉर्ट एनकाउंटर में घायल हुए हैं, जो इस वक्त अस्पताल में जरूर भर्ती है, लेकिन 3 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं, 3 परिवार अपने बेटे और अपने भाई खो चुके हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से मंत्री गोपाल भार्गव जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत गोपाल जी आपका आनंद टीवी पर। कल हमने एक बहुत ही भारी दिन बीता था जब हमने अपने ही प्रदेश के 3 पुलिसकर्मियों को खो दिया। हालांकि पुलिस ने काफ़ी एक्टिवली कार्रवाई की है और अभी तक जो कार्रवाई देखने को मिली है उसमें सभी आरोपी पकड़ाए हैं। कार्रवाई तो हुई है, लेकिन कई जगह पर चूक भी हुई है और इनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? गोपाल जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? हाँ। जी जी गोपाल जी, जो गुना में घटना हुई उसको लेकर पुलिस ने अपनी तरफ से इस घटना के बाद कार्रवाई की है, लेकिन ये घटना क्यों हुई इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है उसमें सभी आरोपियों पर कार्रवाई की गई है, पुलिस ने एनकाउंटर किया है, तो कई अपराधी इस वक्त गिरफ्तारी में है, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जहां पर चूक हुई है, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रही है। आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, चूक के लिए मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों से जानकारी ली है। तो आपको जानकारी भी है कि जो उस रेंज के आईजी हैं उनको भी वहां से हटा दिया है, मौके पर नहीं जा उपस्थित होने के कारण, गए नहीं, वो देखा नहीं।
कुल मिला के सारी बातें सरकार की और मुख्यमंत्री की जानकारी में है, और मुख्यमंत्री जैसा कहा है कि इस तरह का दंड उनको दिया जाएगा और इस तरह की सजा दी जाएगी कि वो ये सब याद करेंगे लोग। लेकिन इस मामले में जैसा कि कल हमने देखा, वीडी शर्मा जी ने कल आरोप लगाया, दिग्विजय सिंह पर सवाल उठाया कि राधोगढ़ से संरक्षण मिल रहा था, और आज जैसा कांग्रेस में हमने देखा कि वो आरोप लगा रहे थे कि ये बदमाश तो आपकी ही पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं। इतने गंभीर मामले में भी चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, राजनीति देखने को मिल रही है। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं किससे कौन संबंधित है, लेकिन घटना बहुत ही दुखद है, और कुल मिला के 3 लोगों का हताहत होना पुलिस के अपने आप में बदले ही ऐसी घटनाएं होती हैं, और इसमें दोषियों को चिन्हित करके जितनी सजा दी जाए, और चिन्हित तो हो चुके हैं, तो जितनी सजा दी जाए वो कम सजा है कुल मिला के, और ऐसे लोग दोबारा जरूरत नहीं करे प्रदेश में कहीं भी हो, तो इसलिए इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। गोपाल जी, इसमें एक और मामला बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो सामने आया है। जो बदमाश थे वो कम उम्र के थे और इनके पास हथियार पाए गए इतनी भारी मात्रा में, 8 से 10 राउंड तक फायर हुए पुलिस पे, और कुछ तो लाइसेंसी भी थे। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि प्रदेश में ऐसे किस तरह के लोगों को लाइसेंसी जो हथियार है वो भी दिए जा रहे हैं, और हथियारों की तस्करी तो हो ही रही है। एक गंभीर मुद्दा है। नहीं, जब घटना हो जाती तभी पता चलता है कि मामले में गंभीरता की चूक कहाँ है। लाइसेंसी हो या अवैध हथियार हो, कोई भी हो, घटना कैसे हुई, कहाँ हुई, और उनके पास हथियार कैसे आए, ये सब जांच के बाद मालूम चलेगा। सब लोग चिन्हित होंगे और सप्लाई करने वाले होंगे तो वो होंगे। लेकिन कुल मिला के ये है कि सरकार ने बहुत सख्ती से कदम उठाए हैं। अभी 2 दिन में आपने देखा होगा, और इनकाउंटर भी हुआ है अपने आप में, जो कि पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए, लोगों में कानून के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास का भाव हो, इसलिए सरकार ने बेहतर कदम उठाए हैं। अधिक से अधिक उन्होंने एक्शन लिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हैं मंत्री गोपाल भार्गव। जाहिर तौर पर ये एक दुखद घटना है, लेकिन पुलिस ने भी अपनी तरफ से कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिस पर अभी भी गौर करने की जरूरत है और सुधार करने की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।